नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के लिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के जो मान हैं वो व्युत्पन्न किए थे और देखा था कि किस प्रकार जो न्यून अवमंदन स्थिति है उसमें अवमंदित सरल आवर्ती दोलक दोलन गति करता है और उसी स्थिति में इस दोलक की जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज जो ऊर्जाएं हैं उनका मान एग्जिस्ट करता है, अर्थात न्यून अवमंदन की स्थिति में ही जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है उसकी गतिज और जो स्थितिज ऊर्जाएं हैं उनका अस्तित्व होता है। हमने ये भी देखा था कि जो न्यून अवमंदन स्थिति है उसमें दोलक की जो एवरेज काइनेटिक और जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जीज हैं, औसत गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं हैं, उनका मान 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर e⁻² RT के बराबर होता है। और ये जो दोनों औसत मान हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम इस अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की जो कुल ऊर्जा और अवमंदन के कारण उसकी जो एनर्जी लॉस या यूँ कहें कि जो शक्ति ह्रास पावर डिसिपेशन और उसका जो क्वालिटी फैक्टर या विशेषता गुणांक है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अवमंदित आवर्ती दोलक की कुल ऊर्जा का। तो अवमंदित आवर्ती दोलक की जो कुल ऊर्जा है उसको भी अगर हम एक दोलन के लिए इसका अगर हम मान ज्ञात करें तो एक दोलन काल में जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है उसकी कुल ऊर्जा एवरेज ई होगी एवरेज के प्लस एवरेज यू के बराबर। और चूंकि एवरेज के का मान है 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर e⁻² RT, इसी प्रकार जो एवरेज u या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है इसका मान भी होता है 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर e⁻² RT। इसलिए एवरेज E होगा 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर e⁻² RT प्लस 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर e⁻² RT। और इन दोनों का जो योग है वो बराबर होगा एवरेज E = 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर e⁻² RT। अर्थात जो एक दोलन काल है उसमें जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है उसकी कुल ऊर्जा बराबर होती है 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर e⁻² RT के बराबर। और ये जो ऊर्जा है ये भी जैसा कि आप इस इक्वेशन से देख रहे हैं ये भी समय के सापेक्ष नियत नहीं होती, बल्कि समय के सापेक्ष इसका जो मान है वो भी चरघातांक के रूप से कम होता है। t बराबर 0 पर ये जो एक दोलन काल की कुल एवरेज ऊर्जा है वो अधिकतम 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर के बराबर होगी और t बराबर अनंत समय के लिए इसका जो मान है वो चरघातांक के रूप से कम होते हुए लगभग 0 के बराबर होगा। अब यदि चूंकि ये जो एवरेज E है ये t का फंक्शन है और इसमें बाकी पदों को छोड़ दें तो सिर्फ ये e⁻² RT समय के रेस्पेक्ट में ये सिर्फ e⁻² RT पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर t का मान
1/2r के बराबर हो, और चूँकि ये जो मान है वो टाउ के बराबर है, 1/2r हमने इस अवमंदित आवर्ती दोलक का विश्रांति काल माना है, तो यदि t का मान 1/2r या टाउ के बराबर हो तो इस स्थिति में एवरेज ई का जो मान है वो होगा एवरेज ई मैक्सिमम अपॉन ई। चूँकि इसका जो मैक्सिमम मान है वो 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर है, इसलिए एवरेज ई इक्वल्स टू एवरेज ई मैक्सिमम अपॉन ई, और ई का अगर हम मान रख दें तो ये मान हमें प्राप्त होगा 0.36 ई मैक्स के बराबर, या इसको हम 36.8 ई मैक्सिमम 36.8% ई मैक्सिमम भी मान सकते हैं। अर्थात जितने समय में दोलक की कुल ऊर्जा प्रारंभिक कुल ऊर्जा मान की 1/e या 36.8% गुना रह जाती है, उस समय को हम अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा का विश्रांति काल कहते हैं। इसे, या यूँ कहें कि इसे हम एनर्जी रिलैक्सेशन टाइम, ऊर्जा विश्रांति काल कहते हैं, और इसका जो मान है वो 1/2r के बराबर होता है। अर्थात जो ऊर्जा विश्रांति काल टाउ है वो होगा 1/2r। अब हम आते हैं इसके पावर डिसिपेशन या शक्ति ह्रास पर। तो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है, उसमें उस दोलक की कुल ऊर्जा में जो कमी की दर है, यानी समय के सापेक्ष जो कुल ऊर्जा है वो किस रेट से कम होती जा रही है, उसे हम दोलक का शक्ति ह्रास कहते हैं। दोलक की कुल ऊर्जा में कमी की दर दोलक का शक्ति ह्रास कहलाता है। अर्थात दोलक का जो माध्य शक्ति, और ये सब जो मान हैं वो हम एक ऑसिलेशन या एक आवर्ती काल या एक दोलन काल के लिए ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए दोलक का जो माध्य शक्ति ह्रास है वो होगा दोलक की माध्य जो कुल ऊर्जा है उसमें कमी की दर के बराबर। और अगर हम माध्य शक्ति ह्रास को एवरेज पी से रिप्रेजेंट करें तो इसका मान हुआ एवरेज पी इक्वल्स टू -d/dt एवरेज ई, यानी कुल ऊर्जा में जो कम मध्य कुल ऊर्जा में जो कमी की दर है वो d/dt एवरेज ई के बराबर होगी, और ये नेगेटिव होगी। जहाँ नेगेटिव साइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मध्य कुल ऊर्जा में की जो दर है वो समय के सापेक्ष कम होती जा रही है, अर्थात ये मध्य कुल ऊर्जा में कमी की दर है। और एवरेज ई का मान हम ने अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ज्ञात किया था, और इसका जो मान है वो होता है 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻² RT। इसलिए ये मान अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो एवरेज p हुआ -d/dt ½ m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻² RT, और इसको अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ½ m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ जो डिफ्रेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में वो होगा e⁻² RT का, और जिसका कि मान होगा -2r e⁻² RT के बराबर। इसलिए एवरेज p हुआ 2r इंटू 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻² RT, और पुनः चूँकि 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e⁻² RT ये एवरेज ई के बराबर है, इसलिए हम एवरेज पी को लिख सकते हैं 2r इंटू एवरेज ई। और चूंकि जो विश्रांति काल टाउ है वो 1/2r के बराबर होता है, इसलिए 2r को हम 1/τ के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए एवरेज पी की जो इक्वेशन है वो बन जाएगी एवरेज पी इक्वल्स टू एवरेज E/τ। तो ये जो समीकरण जिसको कि हमने इक्वेशन नंबर 10 का है, इससे स्पष्ट है कि एक दोलन काल में औसत शक्ति ह्रास मध्य कुल ऊर्जा के 1/τ गुना के बराबर होता है, या r की टर्म में 2r गुना के बराबर, मध्य कुल ऊर्जा के 2r गुना के बराबर होता है,
और विश्रांति काल के टर्म में माध्य कुल ऊर्जा के 1/टाउ गुना के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सिद्ध करिए एवरेज P इक्वल्स टू एवरेज E/टाउ। अतः दोलक का जो शक्ति ह्रास वो अवमंदन नियतांक R के समानुपाती और जो विश्रांति काल है उसके व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोलन तंत्र में अवमंदन बल के कारण होने वाली ऊर्जा की जो हानि है वो प्राय ऊष्मा के रूप में, यानी जो पावर डिसिपेशन है, शक्ति क्षय, वो ऊष्मा हानि के रूप में प्रकट होती है। यानी इसकी जो एनर्जी है वो जो हीट है उसके रूप में जो शक्ति ह्रास है वो होता है। अब हम आते हैं इस अवमंदित सरलावर्ती दोलक के विशेषता गुणांक पर, क्वालिटी फैक्टर पर। ये भी अवमंदित जो सरलावर्ती दोलक है उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जिसे हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। एक्चुअली जैसे कि आपने देखा कि अवमंदित सरलावर्ती दोलक है उसमें अवमंदन के कारण जो एनर्जी है वो लॉस होता है, समय के सापेक्ष जो एनर्जी है वो कम होती है। और इसकी एनर्जी लॉस के बावजूद जो अवमंदित सरलावर्ती दोलक है वो दोलन करता है। प्रश्न ये उठता है कि ये दोलन किस कारण से होते हैं। तो एक्चुअल में जो दोलन है वो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो ऊर्जा संग्रहित है, उसके कारण होता है। तो अगर एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, एनर्जी स्टोरेज कम है, तो इसकी ऊर्जा है वो वस्तुतः समय के सापेक्ष कम होती जाएगी। तो एक्चुअल में जो किसी दोलक की जो ऊर्जा ह्रास की दर है, एनर्जी लॉस की जो रेट है, वो के सापेक्ष जो ऊर्जा संग्रहण की जो क्षमता है उसको हम अवमंदित सरलावर्ती दोलक का विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। और इसे हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी दोलक तंत्र का विशेषता गुणांक कैपिटल Q दोलक द्वारा एक आवर्तकाल में संग्रहित मध्य ऊर्जा एवं एक आवर्तकाल में मध्य ऊर्जा हानि के अनुपात के 2π गुना के बराबर होता है। मैथमेटिकली ये कैपिटल Q इक्वल्स टू 2π संग्रहित मध्य ऊर्जा अपॉन एक आवर्तकाल में मध्य ऊर्जा हानि के बराबर होता है। जबकि फिजिकली किसी दोलक की ऊर्जा ह्रास की दर के सापेक्ष ऊर्जा संग्रहण की जो क्षमता है वो अवमंदित सरलावर्ती दोलक का विशेषता गुणांक कैपिटल Q कहलाता है। तो चूंकि एक दोलन काल में संग्रहित मध्य ऊर्जा है वो तो होगी एवरेज E के बराबर, और एक आवर्तकाल में जो मध्य ऊर्जा की हानि है, चूंकि मध्य ऊर्जा हानि की जो दर है वो एवरेज P के बराबर है, इसलिए एक आवर्तकाल में मध्य ऊर्जा हानि जो है वो होगी कैपिटल T इंटू एवरेज P, जहाँ कैपिटल T इस अवमंदित आवर्ती दोलक का आवर्तकाल है। इसलिए कैपिटल Q होगा 2π एवरेज E अपॉन T एवरेज P। परंतु जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया था, जो एवरेज P है इसका मान एवरेज E के टर्म्स में होता है एवरेज E अपॉन टाउ। इसलिए कैपिटल Q इक्वल्स टू 2π टाउ अपॉन T, और 2π अपॉन कैपिटल T ये ओमेगा के बराबर है, इसलिए कैपिटल Q इक्वल्स टू ओमेगा टाउ। उपरोक्त जो विवेचना है वो सिर्फ अंडर डैम्प्ड केस या न्यून अवमंदन की जो स्थिति है उसी के लिए एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बाकी जो दो अन्य स्थितियां हैं, क्रांतिक अवमंदन और अति अवमंदन, उसमें ये जो दोलक है वो दोलन गति नहीं करता। इसलिए ये सारा जो एनालिसिस है वो सिर्फ न्यून अवमंदन स्थिति के लिए ही लागू होगा। और जो अगर न्यून अवमंदन की विशिष्ट स्थिति जिसमें कि R का मान बहुत कम हो, यानी
अति न्यून अवमंदन स्थिति हो, तो उस स्थिति में चूंकि ओमेगा का मान अंडर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर है और चूंकि आर का मान बहुत कम है, तो उस स्थिति में हम ओमेगा को लगभग ओमेगा नॉट के बराबर मान सकते हैं। इसलिए क्यू का मान हो जाएगा ओमेगा नॉट टाउ के बराबर। और ये जो व्यंजक है वो अवमंदित सरल और दोलक की विशेषता गुणांक को व्यक्त करता है, अर्थात किसी अवमंदित दोलक में अवमंदन बल के मान में कमी होने से टाउ तथा क्यू दोनों के मान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे अवमंदन बल कम होता जाए, चूँकि आप देख रहे हैं आर अगर कम नहीं है तो उस स्थिति में क्यू का मान ओमेगा टाउ के बराबर है, और अगर आर का मान 0 हो, यानी आर का मान जैसे जैसे कम होता जा रहा है, क्यू का मान ओमेगा नॉट टाउ के बराबर होता जा रहा है, अर्थात जो क्यू और टाउ है इन दोनों के मान में वृद्धि होती जाएगी जैसे जैसे अवमंदन बल के मान या आर के मान में कमी होती जाएगी। और अगर अवमंदन बल या आर का मान कम्प्लीटली 0 के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में दोलक का जो विश्रांति काल है, चूँकि ये 1/2r के बराबर है और विशेषता गुणांक क्यू ये ओमेगा नॉट टाउ के बराबर है, तो दोनों का जो मान है वो r = 0 स्थिति में अनंत के बराबर हो जाता है। इस प्रकार का जो दोलक है जिसमें कि विशेषता गुणांक और विश्रांति काल इसका मान अनंत हो जाता है, इस प्रकार के ऑसिलेटर को हम फ्री ऑसिलेटर या मुक्त दोलक कहते हैं। और जो फ्री ऑसिलेटर है उसके जो आयाम, ऊर्जा, ये सभी समय के सापेक्ष नियत होते हैं। इनमें समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जो अवमंदित दोलक है उसके जो आयाम, ऊर्जा, ये सभी समय के सापेक्ष नियत नहीं होते और समय के सापेक्ष, जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया है, ये चरघातांक के रूप से कम होते जाते हैं। जबकि मुक्त दोलक के लिए आयाम और जो ऊर्जा हैं इन दोनों के मान नियत होते हैं। परंतु जैसे जैसे दोलक पर अवमंदन बल का मान बढ़ता जाता है, दोलक का विश्रांति काल और विशेषता गुणांक क्यू कम होते जाते हैं और दोलक के आयाम या ऊर्जा में कमी उतनी ही तेजी से होती है। इस प्रकार किसी दोलक का क्वालिटी फैक्टर कैपिटल क्यू मान उसके दोलनों के अवमंदन से मुक्त होने की सीमा का परिचायक होता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।